नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजीव तिवारी आपको ज्योग्राफी की क्लास पढ़ा रहा हूँ। इस समय हम लोग भारत की नदियों के बारे में ध्यान दे रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। देखिए, गंगा नदी की यात्रा आज हम लोग कर रहे हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये हम सब जानते हैं। गंगोत्री एक ग्लेशियर है और ये उत्तरकाशी जिले में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा निकलती है। लेकिन गंगा का नाम यहाँ पर गंगा नहीं है। क्या है नाम? यहाँ पर गंगा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथी ये एक ग्लेशियर है, भागीरथी ग्लेशियर, और बाद में ये भागीरथी नदी बन जाता है। तो उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है। उसके बाद थोड़ा सा उसके और हम पूर्व में चलते हैं जब, तो हम देखते हैं कि लगभग यहाँ से एक दूसरी नदी आती है और वो भागीरथी में मिल जाती है। ये जो दूसरी नदी भागीरथी में मिल रही है, ये नदी कहाँ से निकल रही है? ये नदी निकल रही है बद्रीनाथ के उत्तर से। चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से निकल रही है और बद्रीनाथ धाम के भी उत्तर से निकल रही है ये नदी। और इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ के उत्तर से यह नदी निकल करके भागीरथी में मिल रही है। ये नदी है कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर हुआ? देवप्रयाग नामक स्थान पर। तो यहां पर हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा संशोधित कर रहे हैं मैप को, और ये इस तरह से बना देते हैं, थोड़ा लहरदार बना देते हैं, क्योंकि गंगा अपने रास्ते में घूमती तो है ही, ठीक है। ये इस तरह से आ गई। तो ये नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 2 इम्पोर्टेंट नदियां हो गई, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर हुआ। भागीरथी उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री से निकल रही है और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के उत्तर से निकल रही है, ठीक है। अब इन दोनों नदियों के बीच में एक और नदी है जो ऐसे निकल करके इस दिशा से इसमें मिल जाती है। किस में मिलती है? अलकनंदा में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा में मिलती है। ये नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और जहां से मंदाकिनी निकलती है उसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ। केदारनाथ में कहां से? चौरीबाड़ी ग्लेशियर से। चौरीबाड़ी ग्लेशियर। चौड़ीबाड़ी हिमनद से, केदारनाथ से यह
मंदाकिनी नदी निकल रही है। अच्छा, एक और नदी है, वो भी यहीं से निकलती है, और थोड़ा सा हम नीचे मान लेते हैं, यहाँ से निकलती है मान लीजिए, और निकल करके ऐसे बहते हुए यहाँ पर मिल जाती है गंगा से। ये नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है, ये है यमुना। ठीक है, यमुना, यमुना। और यमुना नदी बंदर पूंछ नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। कहते हैं ना, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, 4 धाम यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है, लैंडस्लाइड की वजह से 4 धाम यात्रा पर अवरुद्ध हो रहा है ना, 4 धाम यात्रा नहीं सुचारू रूप से चल पा रही है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मेन साधन यही है। ये चारों धाम, यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, और यहाँ पर इनका बड़ा महत्व है, इन 4 धामों का। वैसे हिंदू धर्म के 4 धाम अलग अलग स्थानों पे आपको मालूम है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, और आपका ईस्ट में चले जाओ तो जगन्नाथपुरी, पश्चिम में आ जाओ तो सोमनाथ। ठीक है, इस तरीके से 4 धाम वो अलग हैं, और उत्तराखंड के 4 धाम ये हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब उसमें से 3 धाम जो हैं, यानी भागीरथ, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन तीनों को गंगा में योगदान है, गंगा के लिए योगदान है। यमुनोत्री थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी आकर के गंगा में मिल जाता है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो स्थान है, ये तो पहले स्थान का नाम तो हमने आपको बता दिया, देवप्रयाग। दूसरे स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग, जहां से मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है। तो रुद्रप्रयाग, नंबर 2 पे रुद्रप्रयाग लिख देते हैं। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो गया। ठीक। अच्छा, एक तीसरी नदी मान लीजिए इधर से आती है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम आईएएस के जब बैच लेंगे, सिविल सर्विसेज का जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। इसमें इतना ही समझ लो, काफ़ी है इसमें इतना। यहाँ से लगभग एक नदी आती है, यहाँ पर मिल जाती है। ये नदी पिंडार है, पिंडार है। और ये जो स्थान है इसका नाम है कर्णप्रयाग। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। तीसरा स्थान कर्णप्रयाग, पिंडार नदी किस में मिल रही है? अलकनंदा में मिल रही है। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये उत्तराखंड में ग्लेशियर जहाँ पे निकलते हैं उनका ये संगम हुआ अलग अलग। अब एक प्रकार से गंगा नदी में कितनी नदियों का जल है? पिंडार का भी जल है, अलकनंदा का जल है, मंदाकिनी का जल है और भागीरथी का जल है। उसके बाद ये चारों यहाँ से जब ये देवप्रयाग में मिलती तो ये वास्तव में गंगा नाम यहाँ पर पड़ता है। अभी तक नाम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे यहाँ पर आती है तो यहाँ पर इसका नाम गंगा हो जाता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर, क्योंकि देवप्रयाग लास्ट है। यहाँ पे सारी नदियाँ एक दूसरे से लगभग मिल चुकी होती हैं। ठीक है, तो इधर से आई अलकनंदा, इधर से आई मंदाकिनी, इधर से आया पिंडार, और ये सब मिल करके यहाँ पर एक हो गए। यहाँ पर गंगा बन गई और गंगा आगे बढ़ गई। अब गंगा आगे बढ़ करके सबसे पहले कहाँ आती है? ऋषिकेश। ऋषिकेश आती हैं। तो हम लोग ऋषिकेश लिख लेते हैं, ऋषिकेश समझते हैं। ऋषिकेश भी उत्तराखंड में ही है। अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लें, 1 2 3 4, ऋषिकेश 1, क्योंकि आप लोग हो सकता है कुछ लोग नोट्स बना रहे हों, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग भी लिखते चलें। फर्स्ट इज ऋषिकेश। सेकंड, उसके बाद गंगा आगे बढ़ी, कहाँ आई? हरिद्वार में आई। हरिद्वार,
हरिद्वार। पहली बार गंगा पर्वतों से निकल करके मैदान में प्रवेश कर रही हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में। फिर तीसरा स्थान हरिद्वार के बाद आया नरौरा, नरौरा, ठीक है। चौथा आया बुलंदशहर, बुलंदशहर में गंगा आई, बुलंदशहर। नरौरा में मालूम है आपको एटॉमिक पावर स्टेशन है। तीसरा, चौथा बुलंदशहर आ गया। बुलंदशहर के बाद गंगा ने फिर तमाम सारे छोटे छोटे स्थानों से होते हुए बुलंदशहर के बाद दरअसल बीच में एक जगह और है, बिजनौर कह सकते हो। अगर हम उस दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो बिजनौर में भी हरिद्वार के बाद बिजनौर है, फिर नरौरा है, फिर बुलंदशहर है, तो बिजनौर भी आप लिख लो। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो स्थान है, वैसे तो बुलंदशहर में ही नरौरा आ जाता है, नरौरा जो है वो बुलंदशहर में आ जाता है। नरौरा कोई अलग ज़िला नहीं है, बुलंदशहर ही ज़िला है, ठीक है। लेकिन हमने लिख दिया है आपको क्योंकि नरौरा फेमस ज़्यादा हो गया, और इसको पहले आ जाता है, ये पहले आ जाता है, ये बाद में आ जाता है, ये भी बात सही है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको आप नंबर 4 कर लो, इसको नंबर 3 कर लो, ये ऐसे हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फर्रुखाबाद में, हैं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ज़िला। फिर उसके बाद आ जाता है कन्नौज। अब अगर कन्नौज हम नाम लिखते, हम केवल कानपुर लिख देते तो भी चल जाता, लेकिन नहीं, कन्नौज लिखना ज़रूरी है, इसलिए कन्नौज लिख दिया। फर्रुखाबाद, कन्नौज, देन कानपुर। अब ये कानपुर जो है अभी तक के गंगा के यात्रा में सबसे बड़ा ज़िला है कानपुर। तो 3, 4, 5, 6 और 7, 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। कानपुर के बाद गंगा ऐसे तो फतेहपुर में भी आती है, लेकिन हम फतेहपुर को नहीं लिख रहे हैं, और चाहो तो लिख लो फतेहपुर, क्योंकि पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं ना यूपी SSSC के एग्ज़ाम में कि गंगा निम्नलिखित में से किस ज़िले से होकर नहीं जाती है। तो मान लीजिए उसमें ऑप्शन हो फतेहपुर, और आपने नहीं पढ़ा है, आपको तो बड़े बड़े शहर यहाँ मालूम है, तो फिर फतेहपुर ऐसे दिक्कत करेगा, तो फिर लिख लो फतेहपुर, फतेहपुर, इसमें भी गंगा आ जाती है। 8वां डिस्ट्रिक्ट हो गया फतेहपुर। अच्छा, इसके बाद फतेहपुर के बाद आप जाएं तो कौशाम्बी पड़ता है, तो कौशाम्बी ज़िला भी है, वहाँ पर भी जाती है गंगा, तो फिर वहाँ का भी नाम लिख लो, कौशाम्बी। दसवां, अब आ गई इलाहाबाद। 9, 10 में आ गए हम लोग इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा आ गई और प्रयागराज में यमुना आ गई, एक दूसरे से ये लोग मिल गई। उसके बाद गंगा आगे बढ़ी, गंगा आगे बढ़ी, प्रयागराज के बाद कहाँ पर आई? डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिर्ज़ापुर, तो 11वां नंबर मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में आ गई गंगा। 12वां जिला बनारस, वाराणसी, वाराणसी, ये वरुणा और असी नदियों के बीच में बसा हुआ है वाराणसी, और ये कहा जाता है कि वाराणसी की स्थापना स्वयं शिव जी ने की थी। शिव जी के त्रिशूल में बसा हुआ है। ये भी मान्यता है कि सब कुछ डूब जाएगा, बनारस नहीं डूबेगा, बहुत प्राचीन नगरी है। ठीक, बनारस के बाद गंगा और आगे बढ़ती हैं और गंगा पहुंचती हैं अब बनारस के बाद गाजीपुर में, यूपी में गाजीपुर नाम की जगह है, गाजीपुर में 13 नंबर। अब ऐसे ही नंबर डाल के आप लोग लिख सकते हैं, 12 नंबर, 13 नंबर, इसी तरह से नंबर आगे लिखते जाइएगा। ये यूपी तक जो है
जितने भी ज़िले हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले में आई। उसके बाद बिहार में जाएंगी, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में जाएंगी। तो इनके ज़िलों के बारे में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है, यूपी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा 1140 किलोमीटर की लंबाई में गंगा बहती है। मतलब गंगा की यात्रा 2525 किलोमीटर तक की है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश में ये 1140 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं, इसलिए यूपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। हमने आपको गाजीपुर तक यूपी में बताया। उसके बाद ये छपरा आ गई, तो 14 नंबर छपरा। छपरा बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में आखिरी में कौन से ज़िले में जाती है गंगा? गाजीपुर में। और बिहार में एंट्री मारती हैं छपरा ज़िला से, छपरा ज़िला से प्रवेश करती हैं। छपरा के बाद 15वां ज़िला जो है वो पटना है। पटना में आ गई गंगा, ठीक है। और पटना के बाद 16 नंबर पर आता है आपका हाजीपुर। पटना के बाद हाजीपुर में गंगा आती है। फिर 17 नंबर पे गंगा हाजीपुर से आगे बढ़ते हुए भागलपुर में आती हैं, भागलपुर। फिर ये एक झारखंड का छोटा सा स्थान है, क्योंकि ये नदी पोर्ट है, रिवर पोर्ट कह सकते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है साहिबगंज, साहिबगंज ये इम्पोर्टेंट है। तो भागलपुर के बाद साहिबगंज में आ गई गंगा। अब साहिबगंज में गंगा स्पष्ट रूप से नहीं आती हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा स्पष्ट रूप से, लेकिन साहिबगंज में हैं भी। अब आप इसको मैप में देखिएगा फिर बताइएगा, एक तरह का ये सवाल भी है आपके लिए। साहिबगंज क्यों फेमस है, झारखंड का साहिबगंज क्यों फेमस है, ये भी थोड़ा सा देखिएगा। फिर आते हैं पाकुर में, वेस्ट बंगाल में पाकुर। 20वां ज़िला जो है फरक्का। अब ये फरक्का आया, फरक्का से गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री मार गई, यानी कि ये जो स्थान है ये यहाँ से आ रही हैं कलकत्ता की तरफ और इधर चली गई तो ये पहुँच जाएंगी बांग्लादेश। तो जब बांग्लादेश पहुँच जाएंगी तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि फरक्का डैम बना हुआ है, फरक्का बांध है बांग्लादेश में एंट्री करने के पहले। और फरक्का में गंगा जो है आखिरी ज़िला है, एक तरह से आखिरी स्थान है जहाँ से गंगा हमारे देश से ख़त्म होती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ हमने आपको बताया था गंगा का नाम अब बदल गया, गंगा का नाम हो गया अब पद्मा, और पद्मा के नाम से गंगा बांग्लादेश में जानी जा रही हैं। और इस दिशा से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिल रही है, यानी पद्मा से ब्रह्मपुत्र नदी जिसका कि नाम जमुना हो गया है वो मिल जाती है। तो पद्मा प्लस जमुना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पद्मा यानी गंगा और जमुना यानी ब्रह्मपुत्र मिलती हैं ग्वाल्डहो के मैदान में। बांग्लादेश में ग्वाल्डहो का मैदान है, या कहीं कहीं ग्वाल्डो भी लिखा हुआ मिला है, ग्वाल्डो या ग्वाल्डहो के मैदान में मिलती हैं और मिल करके डेल्टा बनाती हुए, हाँ यहाँ पर इनका नाम और बदल जाता है। दोनों जब नदियाँ मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है मेघना। पद्मा जमुना मेघना हो गई, ये लिख दे रहे हैं पद्मा, यहाँ जमुना और ये हो गई मेघना। मेघना सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी हमने आपको अलग से बताई इधर से आ गई कलकत्ता की तरफ, ये है हुगली नदी, यानी कि गंगा को कलकत्ता में या बंगाल में हुगली कह रहे हैं।
ठीक है, अब थोड़ा सा हम और इरेज कर दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। गंगा की यात्रा। अब गंगा में दूसरी दूसरी नदियां, कुछ नदियां उत्तर दिशा से आकर के मिल रही हैं, कुछ नदियां दक्षिण दिशा से आकर के मिल रही हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो दाहिनी और बाईं ओर से गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। ये सब नदियां इंपॉर्टेंट है और गंगा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये 10 नंबर में इलाहाबाद है, ये आपको मालूम है। अच्छा, गंगा, यमुना और ये नदियाँ। तो अब हमने आपको गंगा की यात्रा बता दी, अब हमको बताना है आपको गंगा में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, इन सबको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए भाई, गंगा में सबसे पहले रामगंगा नदी हम बता रहे हैं आपको, मिल रही आके उत्तर की तरफ से, रामगंगा नदी। तो आप लोग जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग समझते भी चलें और लिखते भी चलें। पहली बात, रामगंगा नदी। राम गंगा, ये कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिलती है। तो रामगंगा की 2-3 खूबी है, वो हम लोग यहाँ पर बगल में हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। राम गंगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है? रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज में मिलती है। निकलती कहाँ से है? रामगंगा नदी ये नैनीताल के पास गैरसेण नाम की जगह है, यहाँ से निकलती है। नैनीताल के निकट, नैनीताल लिख सकते हो, गैरसेण ब्रैकेट में लिख सकते हो। गैरसेण दरअसल आपको बता दें, ना मालूम हो तो, उत्तराखंड की राजधानी प्रस्तावित थी। गैरसेण उत्तराखंड की राजधानी प्रस्तावित थी और अभी राजधानी देहरादून ही है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी गैरसेण ही है। तो नैनीताल के गैरसेण के पास से निकल रही है रामगंगा नदी और गंगा से कन्नौज में मिल रही है। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से, तो ठीक है, गढ़वाल की पहाड़ियों से, नैनीताल से गढ़वाल और कुमायूं 2 ही हैं। ये नजीबाबाद, यूपी में नजीबाबाद है। नजीबाबाद में, यूपी में, नजीबाबाद में यूपी में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। नजीबाबाद में यूपी में प्रवेश करती है। 602 किलोमीटर लंबी है। बस इसकी इम्पोर्टेंस यही है, रामगंगा नदी। और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? भारतीय इतिहास में भी इसका नाम आता है ना? हुमायूं ने लड़ाई लड़ी थी, हुमायूं ने युद्ध किया था रामगंगा और गंगा के संगम पर। कन्नौज का युद्ध हुआ था, कर्मनाशा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। रामगंगा नदी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो है वो आती है
गोमती नदी। गोमती नदी क्रम से ही हम चल रहे हैं। गोमती नदी ये पीलीभीत के पास से निकलती है, लेकिन ये गोमती नदी मिलती कहाँ है? तो लिख सकते हैं गंगा में। गोमती नदी तो लिखा ही है। गंगा में यह गाजीपुर में मिल जाती है। गंगा में गोमती नदी गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। ठीक है। और पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत की फुलहर झील, पीलीभीत की फुलहर झील से इसका उद्गम हुआ है और गंगा में ये गाजीपुर में मिल जाती है। 2 ही लाइन हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको आप नोट में लिख लीजिए। क्या है? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से हुआ है। गंगा की एकमात्र सहायक जिसका उद्गम मैदान से। लिख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। गंगा हो गई, गोमती हो गई। अब हम आ जाते हैं सीधे शारदा नदी में। शारदा, जिसका नाम सरयू भी है, शारदा या सरयू कहते हैं। शारदा नदी या सरयू नदी नेपाल के मिलाम हिमनद से, नेपाल के मिलाम ग्लेशियर से ये उत्पन्न होती है। नेपाल के मिलाम हिमनद से, ग्लेशियर से ये निकल करके शारदा या सरयू छपरा में गंगा से मिलती है, हैं? छपरा में तो लिख सकते हैं छपरा में। अब छपरा बिहार में है। छपरा में गंगा से मिलती है। अब छपरा में गंगा से मिलती है शारदा या सरयू नदी। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। शारदा, सरयू और घाघरा, यह हम एक ही नदी को कह देते हैं। दरअसल शारदा या सरयू नदी, ये नदी आकर के घाघरा में मिलती है और घाघरा नदी आकर के छपरा में मिलती है। तो यहाँ अगर हम अलग अलग पढ़ रहे हैं तो हम अलग अलग पढ़ लें, एक ही में पढ़ रहे हैं तो हम एक ही में पढ़ लें। हमको लगता है हमको अलग अलग पढ़ना चाहिए, तो फिर हम यहाँ से ये हटा दे रहे हैं। छपरा में गंगा से मिलती, ये हम हटा दे रहे हैं। ये हम सीधे लिख देते हैं शारदा या सरयू। ये मिलती है किससे? ये मिल जाती है शारदा या सरयू घाघरा से। तो लिखते हैं बहराइच में घाघरा से मिलती है। बहराइच में घाघरा में मिल जाती है।
और एक विशेषता और है, बहराइच में जब ये मिलती है घाघरा से, तो मिलने से पहले इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चौका। तो यहाँ से लिख सकते हैं मिलन से पूर्व, मिलन से पूर्व इसे चौका, तो बहराइच में चौका कह देते हैं। किस नदी को कहते हैं बहराइच में चौका? शारदा या सरयू को। अब शारदा भी नाम है, सरयू भी नाम है और चौका भी नाम है। चौका लेकिन कहाँ कह रहे हैं? बहराइच में कह रहे हैं। शारदा या सरयू हो गया। अब उसके बाद कौन सा आती है नदी क्रम में? अब हम आ जाते हैं सीधे यही अपनी घाघरा। घाघरा, घाघरा नदी भी बड़ी नदी है, लंबी नदी है। और ये नदी चूँकि काफ़ी लंबी नदी है, बड़ी नदी, इसलिए ये उत्तर की तरफ से आ रही है। क्योंकि बड़ी नदी का मतलब क्या है? बड़ी नदी का मतलब जिसमें ज़्यादा जल हो, ज़्यादा दूरी से आ रही हो, वो बड़ी नदी। तो अब ये घाघरा मेन स्ट्रीम की नदी हो गई, तो ये ऊपर से आएगी नेपाल की तरफ से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेपाल या तिब्बत के पास से, मापचाचुंग ग्लेशियर से। मानधाता चोटी से कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो हम लिख देते हैं नेपाल, नेपाल की मानधाता, मानधाता चोटी से मापचाचुंग ग्लेशियर से उत्पन्न, मापचाचुंग ग्लेशियर से उत्पन्न। नेपाल में इसे कर्णाली कहते हैं, नेपाल में इसे कर्णाली, कर्णाली कहते हैं। घाघरा काफ़ी लंबी नदी है, बड़ी नदी है। और इसमें क्या विशेषता है? वही विशेषता है, छपरा में गंगा से मिल जाती है। ये हमने आपको बताया, छपरा में गंगा से मिलती है। अब ये दोहराने से कोई मतलब नहीं है कि हम दोहराएं इसको दोबारा। छपरा में गंगा से मिल जाती है घाघरा नदी, इसकी यही विशेषता। अब आते हैं हम गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। गंडक नदी ये काली गंगा और त्रिशूल गंगा के नाम से, काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलन से या नाम से भी जानी जाती है गंडक नदी। ठीक है। नेपाल में इस नदी को हम नारायणी नदी भी कहते हैं। क्यों नारायणी नदी कहते हैं? क्योंकि इस नदी में शालिग्राम पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम शालिग्रामी भी है। नेपाल में इसे नारायणी या गंडकी या शालिग्रामी भी कहते हैं।
क्योंकि संसार की जो भी नदियां हैं शालिग्राम केवल इसी नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम की कहानी तो आपने सुनी होगी, भगवान विष्णु का एक स्वरूप शालिग्राम आता है, हमने बताया भी था आपको, तो शालिग्रामी नदी कहते हैं। चंपारण के मैदान से बिहार में प्रवेश करती है। चंपारण जिले से बिहार में प्रवेश करती है। और गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? पटना के निकट, सोनपुर में। पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है, नोट कर लीजिए। देखिए इस तरह से नदियां आ रही हैं। ये नदियां इधर से आकर के इसमें मिल रही हैं। गंडक हो गई, गंडक के ये नदी जैसे हो गई घाघरा, घाघरा नदी, ये सरयू, ये गोमती, गोमती, इस तरह से नदियाँ मिल रही। गंडक के बाद अब नदी आती है जो नेक्स्ट नदी उत्तर दिशा से बिहार होते हुए आती है कोसी नदी। कोसी, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं ना। ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। दरअसल कोसी जो है एक ऐसी नदी है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई से आती है। गंगा में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं, स्वयं गंगा भी इतनी ऊंचाई से नहीं है जो कि जितनी की ऊंचाई से ये आ रही है। एवरेस्ट के उत्तर से आ रही है। एवरेस्ट के उत्तर से आ रही है कोसी नदी, गोसाई थान चोटी से। तो आप लिख सकते हो एवरेस्ट के उत्तर, एवरेस्ट के उत्तर से कहाँ? गोसाई थान चोटी। एवरेस्ट के उत्तर से गोसाई थान चोटी से ही आ रही है और ये आकर के गंगा में मिल रही है। दरअसल ये कोसी नदी एक नहीं है, कोसी की 7 धाराएं हैं। इसे सप्तकोशी कहते हैं, लिख लीजिए। ये कोसी की 7 धाराएं हैं जिन्हें सप्तकोशी कहते हैं, इन्हें सप्तकोशी कहते हैं। ठीक है, सप्तकोशी कहते हैं। तो हमने बताया कि ये धारा बदलने के लिए कुख्यात है और ये गंगा में भागलपुर में मिल रही है। भागलपुर में गंगा से मिलती है। ठीक, तो कोसी नदी हो गई, ये बाढ़ के लिए कुख्यात है। बिहार में अक्सर करके जो बाढ़ आती है वो इसी कारण आती है, कोसी नदी के कारण। इसको नोट करिए फटाफट।
अब एक आखिरी नदी बची हुई है जो उत्तर दिशा से आ रही है, इसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा, ये महानंदा कहाँ से निकल रही है? ये यहाँ से निकल रही है, निकल करके यहाँ आ रही है, बल्कि यहाँ ना कह के ये यहाँ आके मिल रही है। अब ये जगह कहाँ है महानंदा? तो आप लिख सकते हैं सिक्किम। सिक्किम के निकट से उत्पन्न, अब सिक्किम के निकट क्या? दार्जिलिंग पर्वत है, दार्जिलिंग पहाड़ से या दार्जिलिंग से ही, दार्जिलिंग से, सिक्किम के निकट दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है उत्तर का, तो सिक्किम के निकट कहाँ से? दार्जिलिंग से उत्पन्न हो रही है। और ये फरक्का, फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का में गंगा से मिल रही है, फरक्का में गंगा से मिल रही है महानंदा नदी। तो उत्तर दिशा में मिलने वाली ये नदियां हमने आपको बताई। अब दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों के बारे में आपको बताना है, ठीक है? तो अब दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों के बारे में आपको बताते हैं। तो अब हम लोग गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों के बारे में समझ लेते हैं। तो गंगा में दक्षिण दिशा से सबसे पहली जो नदी मिल रही है वो मिल रही है यमुना, प्रयागराज में या इलाहाबाद में, ठीक है? यमुना, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूंछ नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, ओरिजिन हुआ है, और उसके बाद ये निकल करके इलाहाबाद में गंगा से मिल रही है। यमुना में मसूरी श्रेणी के पास से निकल करके एक नदी आती है और वो यमुना में उत्तराखंड में मिल जाती है, इसका नाम है टोंस नदी, ठीक है? टोंस नदी गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी नदी, गंगा की सबसे पश्चिम यानी पश्चिम दिशा की सबसे पश्चिमी दिशा से मिलने वाली गंगा की जो नदी है वो यमुना ही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यमुना में पश्चिम दिशा, गंगा में पश्चिम दिशा से मिलने वाली, इससे बाद कोई नदी नहीं है जो पश्चिम दिशा से यमुना गंगा से मिलती हो। तो यमुना नदी है जो पश्चिम में गंगा से मिल रही है और आकर के मिल रही है इलाहाबाद में दक्षिण क्षेत्र में। तो टोंस नदी मसूरी श्रेणी से निकली और यमुना में मिल गई, ठीक है? यमुना का हम बाद में अलग से आपको फिगर बना देंगे। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं यमुना में इधर से ऐसे इस तरह से नदियां मिलती रहती हैं, ऐसे आ करके अलग अलग मिलती नदियां। अब एक एक करके नदियों को समझ लेते हैं। यमुना में जो पहली नदी ऐसे मिल रही है यह है चंबल, चंबल मिल रही है। चंबल का उद्गम कहाँ से हो रहा है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के पास है ना, मध्य प्रदेश में महू, ये महू है, मालवा पठार पड़ता है, मालवा पठार से ही निकलती है नदी, चंबल नदी, और यमुना से इटावा में मिलती है, इटावा नामक स्थान में। यानी यमुना नदी और चंबल नदी इटावा में एक दूसरे से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरी नदी ये है बेतवा, बेतवा, इसको वेत्रवती भी कहते हैं संस्कृत में, वेत्रवती, बेतवा नदी। बेतवा नदी यमुना से मिलती है हमीरपुर नामक स्थान में, हमीरपुर, हमीरपुर नामक स्थान पे, हमीरपुर नाम के ज़िले में, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है हमीरपुर। हमीरपुर में यमुना बेतवा से मिल जाती है। बेतवा आपको मालूम होना चाहिए किस लिए जानी जाती है? मोरंग के लिए, है ना? बेतवा में मोरंग, बेतवा से मोरंग आती है, तो बेतवा नदी मिल जाती है। उसके बाद एक नदी और है जो यमुना से मिलती है, ये है छोटी सी स्थानीय नदी है केन नदी, केन नदी।
इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। केन नदी, केन नदी ये इलाहाबाद के कुछ पहले मिलती है आकर के यमुना से। तो केन नदी, ये केन नदी का जो उद्गम है ये कुमाऊं, इसको क्या बोलेंगे, कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत से निकल रही है, विंध्याचल के पास कैमूर पर्वत है, उससे निकल करके कैमूर से मान लो मिल रही है केन नदी। या इसको भी आप मालवा पठार कह सकते हो, कैमूर पर्वत न लिख करके मालवा पठार लिखो, मालवा पठार, मालवा पठार बहुत बड़ा है, मालवा पठार से मिल रही है। और बेतवा भी चूंकि इधर सब मालवाई का पठार है ऊपर नीचे करके, तो मालवा पठार से। हालांकि केन नदी बांदा में बहती है, आपने सुना होगा केन नदी के किनारे बांदा शहर बसा हुआ है, लेकिन ये जमुना में मिलती है इलाहाबाद के कुछ पहले। तो बस ठीक है, ये नदियां हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहले चंबल में आ जाते हैं हम। चंबल नदी में चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, तो वो चंबल में मिलती हैं, जैसे कि बनास नदी। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। फिर एक दूसरी नदी है काली सिंध, है ना, काली सिंध, ये चंबल की सहायक नदी है। अब बनास नदी तो ये अरावली से निकलती है, अरावली से बनास नदी निकली और मिल गई आकर के चंबल में। इसी तरह से काली सिंध नदी, ये भी मालवा पठार से निकलती है, हैं, मालवा पठार से काली सिंध नदी निकलती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यमुना नदी और यमुना की सहायक चंबल, बेतवा, केन, फिर चंबल की सहायक बनास और काली सिंध, यहाँ तक ठीक है। इसके आगे और नहीं पढ़ना चाहिए, इधर और नहीं देखें हम, पढ़ तो सकते हो आप कुछ भी। इन नदियों के बाद इस दिशा से आने वाली और इस दिशा में जाने वाली, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली ये नदी है सोन नदी। अमरकंटक पर्वत उद्गम है 3 महान नदियों का, सोन, नर्मदा और महानदी, आपने पढ़ा हुआ है। तो सोन नदी अमरकंटक पहाड़ से निकल रही है और मिल रही है आकर के गंगा से पटना के आसपास, ठीक है, सोन नदी। उसके बाद झारखंड से निकली हुई स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी, ये भी गंगा में मिल रही हैं, लेकिन ये हुगली वाली ब्रांच में मिल रही हैं, मेन वाली ब्रांच में नहीं, क्योंकि मेन वाली ब्रांच तो बांग्लादेश चली जाती है। तो सोन हो गई और ये स्वर्णरेखा मान लेते हैं और ये दामोदर मान लेते हैं। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं, तो बंगाल में मिलती है ये, तो बंगाल में मिलती है तो हुगली से मिलती है। अच्छा, दामोदर नदी को अभी हम लिखा देंगे, आपको बताएंगे दामोदर नदी के बारे में और क्या विशेषता है। तो अब आप इसको लिख भी लें, इतनी नदियां जो मिल रही हैं इसके बारे में, गंगा से दक्षिण दिशा में, इनके बारे में लिख भी लें। सबसे पहले हम लोग यमुना के बारे में ही लिख लेते हैं। आज हमने एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। देखिए, पहली नदी यमुना है। अभी गंगा नदी तंत्र पूरा नहीं हुआ, गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है। अभी तो हमने उत्तर दिशा से नदियां बताई, अब हम दक्षिण दिशा से बता रहे हैं, तो पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद और इसके बारे में बताना है डिटेल में। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। पहली बात आती है, यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर। बंदर पूंछ
ये जिला है टिहरी गढ़वाल, है टिहरी गढ़वाल, ये जिला है, यहाँ से निकल रही है। बंदरपूंछ नाम का स्थान है, टिहरी गढ़वाल जिला है, वहाँ से निकल रही है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। सहायक टोन्स मसूरी श्रेणी, टोन्स नदी मसूरी श्रेणी से निकल के यमुना में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा और यूपी के बीच में ये सीमा बना रही है। यूपी के बीच सीमा बनाते हुए आगरा, मथुरा, इटावा इन स्थानों से होते हुए इलाहाबाद में मिल जाती है। हरियाणा व यूपी के बीच सीमा बनाते हुए प्रयागराज में गंगा से। ये हो गया। सहायक नदी यमुना की, हिंडन नदी भी है सहायक नदी, इसी दिशा से आती है, मिल जाती है। हिंडन नदी के बारे में बताइए, इतिहास में क्या पढ़ा है आपने? हिंडन नदी, हिंडन नदी इतिहास में आती है, प्राचीन इतिहास में। सिंधु सभ्यता में आती है ना हिंडन नदी। क्या है? आलमगीरपुर, यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ एक स्थान जो सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी प्लेस है, पूर्वी स्थान है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी वही है, हिंडन नदी आलमगीरपुर। तो ये हिंडन नदी सहायक है, टोन्स सहायक है, चंबल सहायक है, केन सहायक है, बेतवा सहायक है। इस तरह से ये सहायक है। अच्छा, यमुना के बाद हम आ जाते हैं चंबल नदी में, क्योंकि दूसरी नदी चंबल है। चंबल वही मध्य प्रदेश के महू कहाँ? मालवा पठार से मतलब से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू के पास मालवा पठार से निकलती है चंबल नदी, और इटावा में यमुना से। आप लोग सोचते होंगे सर बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, इसलिए बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि भूलो ना। आप हों चाहे हम, अगर नहीं भी रिपीट करेंगे तो भूल जाएंगे। ये 965 किलोमीटर लंबी है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा यमुना के बारे में 1384 किलोमीटर लंबी, ये 965 किलोमीटर लंबी। कोटा में यानी राजस्थान में भी जाती है ना ये चंबल नदी। कोटा में गांधी सागर बांध है इसी नदी पर, गांधी सागर डैम बसा हुआ है। कोटा में गांधी सागर बांध है। ये चंबल नदी उत्खात भूमि से बहती है। अब देखो ये आता है उत्खात भूमि से होकर बहती है, से होकर बहती है। अब दरअसल है बात क्या कि उत्खात भूमि जो है उसको हम बीहड़ भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जो हैं, जो
बीहड़ से परिचित हैं वो जानते हैं कि बीहड़ कैसे होते हैं, या जो लोग नहीं परिचित हैं उनके बारे में भी बता दें कि आप लोगों ने चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा। चंबल के जो डाकू हैं वो चंबल के डाकू इसलिए कहलाते हैं कि वो चंबल के बीहड़ों में स्थान पाते थे, और चंबल नदी के बीहड़ बने हुए हैं चंबल नदी के उत्खात से। चंबल नदी किसी ज़माने में उस भूमि से बह होकर के बहती थी जिसको आज हम उत्खात भूमि या बीहड़ कह रहे हैं। इसने अपना रास्ता बदल दिया और बदले में जो जगह थी वो उत्खात भूमि के रूप में सामने आ गई। ठीक है, उसको हम ठूह भी कहते हैं, उत्खात भूमि या ठूह या टीले, है ना, ये भी कहते हैं। तो उत्खात भूमि से होकर बहती है चंबल। अच्छा, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? काली सिंध, आपने अभी देखा मैप में हमने बताया, काली सिंध, बनास, काली सिंध, बनास और क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी, ये भी चंबल की सहायक है। तो काली सिंध, बनास, क्षिप्रा और कोई नदी है? पार्वती भी कह सकते हो, पार्वती, पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है। तो ये चंबल की बात हुई, इटावा में मिल जाती है यमुना से। अब उसके बाद बेतवा के बारे में आ जाते हैं, बेतवा के बारे में पढ़ लेते हैं। बेतवा नदी, मालवा के पठार से ही, मालवा पठार के उत्तर से उत्पन्न होती है बेतवा नदी। इंदौर के पास से कह सकते हो आप। और हमीरपुर में, हमीरपुर में यमुना से, हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। संस्कृत में इसको वेत्रवती नदी कहते हैं और इसमें मोरंग आती है, मोरंग आती है। बेतवा नदी के बारे में अक्सर करके निकलता है कि हमीरपुर में बड़ी बड़ी पोर्कलैंड मशीनें लगा करके लोग बेतवा की धार को अवरुद्ध कर रहे हैं और मोरंग निकाल रहे हैं। बेतवा नदी से इतनी मोरंग निकाली गई कि बेतवा का प्रवाह ही रुक गया है, गहरी हो गई है ज़मीन। तो बहुत सालों से जारी है, बेतवा नदी निकल रही है, उसके आसपास का पूरा इलाका मोरंग वाला है। अब केन नदी आ गई, तो यहीं पर हम केन नदी लिखे दे रहे हैं। केन नदी के बारे में बताया, मालवा पठार से निकलती है, मालवा पठार से, और इलाहाबाद के पहले यमुना में मिल जाती है। बांदा स्थान, बांदा में कहाँ पे मिलती, बांदा में कहाँ पर ये जो मिलती है, बांदा में चिल्ला का पुल पड़ा, चिल्ला स्थान भी है बांदा में, चिल्ला जगह का भी नाम है। बांदा इसके किनारे पर बसा हुआ है, बांदा किनारे पे है, केन नदी के किनारे बांदा। सोन नदी के बारे में आ जाते हैं, लिख लीजिए, अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, पटना के
निकट गंगा में मिल जाती है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से ही दामोदर नदी निकलती है, यानी झारखंड से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। बस गंगा नदी तंत्र में इतना ही है। ये हो गया आपका। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, गंगा अपने पूरे रास्ते में जहाँ से चलना शुरू करती है, जहाँ तक चल के आती है, ये 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा की यात्रा जो है वो पूरी 2525 किलोमीटर की है, जिसमें कि अकेले यूपी में ये 1150, वैसे है तो 40, तो 40 ही लिखो, 1140 किलोमीटर लंबी। इसकी लंबाई जो है 1140 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर जो ये जगह आती है वो आती है 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और ये है बंगाल। ठीक है। तीसरे स्थान पर ये 455 किलोमीटर के साथ बिहार में, 455 किलोमीटर बिहार। चौथे नंबर पर उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में 310 किलोमीटर ये गंगा नदी की टोटल डिस्टेंस है। इसका जो बेसिन है, गंगा का बेसिन या द्रोणी कह सकते हो, बेसिन क्या हो या द्रोणी कहो, 8.10 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, यानी 8.10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका बेसिन विस्तृत है। अब आपको मालूम है भारत का क्षेत्रफल ही 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 8 अकेले ये हो गया, तो चौथाई स्थान इसने घेर लिया। कुछ और चीज़ है, जैसे कि सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो लिखो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच में है। हुगली व मेघना नदी के मध्य में है। सुंदरवन का डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच में है। यहाँ सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। और गंगा के बारे में क्या, गंगा में गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे मिशन चल रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नमामि गंगे मिशन में मोदी सरकार ने काफ़ी प्रयास करने की कोशिश की है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान गंगा अपने आप साफ़ हो गई, किसको नहीं पड़ा। 4-5 हज़ार करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए। मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब से गंगा की सफाई की बात की गई राजीव गांधी सरकार में, तब से लेकर के अब तक, यानी मोदी सरकार के आने के पहले तक, केवल 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया था। अब इस बार इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अभी भी 15,000 करोड़ का बैलेंस है उस अकाउंट में। तो ये एक बात बताई नमामि गंगे मिशन के बारे में। और अब हमने राजीव गांधी सरकार की बात की है, तो एक बात और आपको बता दें, राजीव गांधी सरकार ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा की सफाई की बात की गई। गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान, इसके बारे में बताया गया था। और लेकिन वो
धीरे धीरे अपने तरीके से काम कर रहा था। गंगा एक्शन प्लान का मुख्यालय पटना में था। देखिए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिले, हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कशन किया है, फालतू की चीज़ों का डिस्कशन नहीं किया है हमने। आपको क्वेश्चन मिलते हैं ठीक है, नहीं मिलते हैं तो और ठीक है। क्यों और ठीक है? इसलिए कि फिर आप और ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे जब तो फिर आपको और ज़्यादा जानकारी होगी और कुछ क्वेश्चंस आप जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो हमें मैसेज करिए, हमें फ़ोन करिए, हमें लिखिए, मेल करिए हमको, हम आपको और बताएंगे। गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे मिशन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित होकर के गंगा को साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में सरकार, केंद्र सरकार सारा वित्त देती है, यानी फाइनेंस जो कुछ भी होता है, सारा पैसा जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कुछ करती है। स्टेट गवर्नमेंट मदद करती है, केवल हेल्प की तरह से, हेल्पिंग संस्था के रूप में आगे बढ़ती है। बाकी जो कुछ करना होता है वो केंद्र सरकार करती है। दूसरा ये है कि ये बीओटी और इसमें एक शब्द आता है ईपीसी और बीओटी, है ना। ये तीनों, ये छैयों, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में। ये गंगा में जो सफाई हो रही है वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर हो रही है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर हो रही है। तो बस ये इतना काफ़ी है आपके लिए। और एक बात और कर रहे हैं, गंगा स्मार्ट सिटी। गंगा स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गंगा स्मार्ट सिटी में 10 शहर रखे गए हैं। 10 शहर कौन कौन से हैं वो आप नाम लिख लीजिए। गंगा के 10 शहर जो गंगा के किनारे हैं स्मार्ट सिटी के रूप में, उनको डेवलप किया जाना है। लेकिन गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 शहरों के लिए चल रहा है। नंबर 1, नंबर 2 ऋषिकेश नंबर 1 है, यानी हरिद्वार का ऋषिकेश हो गया। फिर उत्तराखंड का ऋषिकेश हो गया। फिर दूसरा हो गया हरिद्वार, यानी उत्तराखंड के ये 2 शहर। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा मथुरा कानपुर लखनऊ। मथुरा कानपुर लखनऊ, ये 5 शहर हो गए, ठीक है। इलाहाबाद वाराणसी, इलाहाबाद छठा हो गया, वाराणसी हो गया 7वां, और 8वां शहर साहिबगंज है, साहिबगंज। 9वां हो गया पटना, और 10वां वेस्ट बंगाल का शहर है बैरकपुर। बैरकपुर ये। अब इसमें एक सवाल ये है कि मथुरा थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है, तो केवल मथुरा जो है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो ही केवल यमुना नदी के किनारे है। बाकी गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये 10 शहर शामिल हैं। और इसमें केवल यही नहीं है कि गंगा के किनारे के शहर है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे के जो शहर हैं उनको डेवलप किया जाए। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना ये भी हो गई आपकी। तो इस प्रकार से आपका ये गंगा का चैप्टर समाप्त होता है। गंगा में प्रयास रहा हमने कि सब कुछ बताया, आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा अगर कुछ रह गया तो हमने आपसे जैसे कहा कि आप हमें फ़ोन करें, हमको SMS करें, हमको मैसेज दें, लिखें, ताकि हम आपको और बेहतर ढंग से बता सकें। आज हमने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, अगली क्लास जब हमारी होगी तब हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।